अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं शाइज रिव्यू। गाइस मैं आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ। हाँ जी, मेरे जो टॉप ड्रामाज होते हैं वीक के, उनकी लिस्ट लेकर, यानी टॉप 7 टॉप ड्रामाज ऑफ द वीक, वो लेकर मैं आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ। और इससे पहले कि मैं अपनी लिस्ट जो है वो शुरू करूँ और अपने रिव्यूज़ जो है वो ड्रामाज के जो है वो शुरू करूँ, मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि ये जो मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए और ये जो बेल आइकन का बटन है इसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियोस पोस्ट करूँ आपको उनका नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो, कोई भी रिव्यू जो है वो मिस मत करो। और इस हफ्ते मैंने कोई भी ड्रामा मिस नहीं किया, क्योंकि सारे ही ड्रामास जो हैं वो चले और उनका रिव्यू लेकर जो हमें हाज़िर हो गए हो। इस दफ़ा जो हमारी लिस्ट जो है वो कंप्लीट है और सबसे पहले देखते हैं 7वें नंबर पर कौन सा ड्रामा है। हाँ जी, 7वें नंबर पर जैसे आपने देखा अमानत है। सबसे पहले तो ये अमानत नाम क्यों रखा गया है? अमानत का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ वक्ती तौर पे आपके पास है और फिर उसके बाद आपने उसके असल मालिक को वापस करनी है। जबकि महरू का असल मालिक यानी उसका शौहर जो है वो मर चुका हुआ है और जो है वो शादी जो है, निकाह जो है फ़ौरन करवा दिया गया जबकि वो इद्दत में थे। इसकी अजीब व गरीब किस्म की तावीलें जो हैं वो सोशल नेटवर्क पर जो है दी जा रही हैं। कोई कह रहा है कि वो शादी कंज्यूम नहीं हुई थी, इस वजह से इद्दत नहीं होती। कोई कह रहा है कि उन्होंने जो है वो जल्दी से तेज़ी से ये चला दिया और बताया नहीं कि इतने देर गुजर गई, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। निकाह हुआ था, उसके बाद मियाँ बीवी जो है तकरीबन 2 दिन साथ रहे। शादी कंज्यूम हुई या नहीं हुई किसने बताना था? ये चीज़ें भी जो हैं वो ड्रामा जो है प्रोड्यूसर जो है उसने बतानी थी, लेकिन नहीं बताया गया, क्योंकि ये ट्रेंड चलाया जा रहा है कि इद्दत को मारो गोली, इद्दत की तो कोई औकात हैसियत है ही नहीं। तो इसलिए जो है वो चलाओ जो है वो सारी चीज़ों का चलाते रहो। और हमारी ये जो मज़हब की बहुत ही अहम शिक्के हैं, इनको जो है वो जलीलो ख्वार करो और ख़त्म करो। इस ड्रामे में भी ये चीज़ जो है खूब जो है वो इस्तेमाल की गई है, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि पैमरा वालों ने इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, इसको बैन क्यों नहीं किया। लेकिन मैंने जो है वो ड्रामा देखा और अगली किस्त जो है देखी। ये ड्रामा मुसलसल जो है वो गिरावट का शिकार हो रहा है। बहुत ही जो है वो स्टूपिड और बोंगी किस्म की सिचुएशंस जो हैं वो अब क्रिएट की जा रही हैं सिर्फ ड्रामे को खींचने के लिए। कोई भी मकसद ड्रामे में रह नहीं गया, कोई भी चीज़ आपको बांध के नहीं रखती। अब ये दिखाया जाता है कि महरू की सास जो है वो लोअर मिडिल क्लास लोगों की तरह उसके साथ बिहेव कर रही। अब ये डॉक्टर, बिजनेसमैन और यानी कि ये मिडिल क्लास भी नहीं, हायर मिडिल क्लास जो फैमिलीज़ होती हैं उनको दिखाया गया। और घर में जो है वो उसकी सास जो है वो क्या कर रही है, जो 60 और 70s की फिल्मों में दिखाया जाता, ताकि सास जो है घरेलू काम बहू से करवा रही है, उस पर जुल्म कर रही है। क्योंकि ये ड्रामा जो है वो बनाया जो है एलीट क्लास को लेकर और दिखाया जो है लोअर मिडिल क्लास को जा रहा है, तो इसलिए चीज़ों को मिक्स करके अजीब बोंगापन जो है वो दिखाने की कोशिश की जा रही है। यहीं पे ये बोंगापन ख़त्म नहीं होता। बोंगापन जो है वो उधर जुनैरा और जुनैद भी कर रहे हैं। गाड़ी जो है वो ख़राब हो जाती है तो जुनैरा जो इतना उसका वावेला मचाती है कि मैं टैक्सी में कैसे घर जाऊँ, मैं ये कैसे करूँ, वैसे करूँ। और उसके बाद जो है जुनैरा के घर में जाकर सबका मेन इशू टॉपिक ये होता है कि गाड़ी ख़राब हो गई है। अब जो है जुनैद के पास नई गाड़ी होनी चाहिए। सुसर कह रहा है मैं गाड़ी लेके दूंगा, जुनैरा कह रही है नहीं, इसके घर वाले इसको गाड़ी लेके दें। तो नॉन इशू पे जो है इशू बनाकर एवं ही फजूल किस्म का जो है वो सीन जो है वो क्रिएट किया जाता है। उसके बाद इतने दिन गुजरने के बाद फिर से हमारी महरू जो है उसके दिल में ख्याल आया है कि मैं यहाँ क्यों रह रही हूँ। और मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आई कि महरू का और ज़रार का निकाह जो है वो क्यों किया गया है। आपको अगर कहीं समझ आई है तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि ना वो एक दूसरे से प्यार करते थे, ना ही उनका कोई एक दूसरे के साथ जोड़ था, जहनी मुताबिकत थी, मोहब्बत थी, कुछ भी नहीं था। वो बंदी उसके घर आ गई, ठीक है, और उसके बाद जो है वो आराम से उसका शौहर जो है वो फौत हो गया है, ठीक है, और उसका चचा जो है वो दफ़ा हो गया है, बाहर कहीं चला गया जो उसको मारना चाहता था। अब कहीं पे भी इसका बंदोबस्त किया जा सकता है। अगर तुम लोगों को इतना ही तरस आ रहा है तो इसका निकाह किसी इसके बराबर के जो है वो मेंटालिटी के या इसके जो इससे प्यार कर सके, जिसका ज़रार की तरह माजी ना। अब ज़रार जो है वो जुनैरा से बेहद प्यार करता था और शादी जो है जुनैरा की जुनैद के साथ हो गई।
तो ये सारी चीज़ें अजीब सा बहुत ही फजूल किस्म का जो है वो मिक्सर जो आपको देकर जो है वो पिलाने की कोशिश की जा रही है और नाज़रीन उल्टी कर रहे हैं। और यकीन कीजिए जैसे ही कोई अच्छा ड्रामा, जैसे आजकल सिनफ़े आहन जो है उसके प्रोमोज चल रहे हैं और एक आध ड्रामा जो आ रहे हैं, जैसे ही कोई अच्छा ड्रामा आता है मैं इसको जो है वो किक आउट जो है वो कर दूंगा। अगर हम इसकी मैं बात करूंगा वो 6ठे नंबर पे है लिस्ट में, तो वो कौन सा है वो देखते हैं। हाँ जी, 6ठे नंबर पे जैसे आपने देखा किस्सा कहरबानों का सॉरी, किस्सा मेहरबानों का, लेकिन ये कहर ही है। ये ड्रामा जो है वो देखने वाले ख़ास तौर पे जिनमें थोड़ी सी भी अकल है उनके देखने वालों के लिए एक कहर है जो उनके दिल पर जो है वो नाजुल होता है। इस किस्म में हम देखा कि अब्बा मियाँ आखिरकार गुजर गए। हाँ जी, सॉरी, अब्बा मियाँ के गुजरने पे खुशी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन खुशी मुझे इस वजह से हो रही है कि अब्बा मियाँ के फैलाया हुआ सारा ये रायता, सारी मुसीबत जो है वो आराम से जो है वो गुजर गए, अल्लाह मियाँ के पास चले गए हैं और भुगतने वालों के लिए छोड़ के चले गए हैं। तो अब देखते हैं कि ये लोग अपनी अकल इस्तेमाल करते हुए कैसे अब्बा मियाँ के ये जो फैलाया हुआ सारा ड्रामा है उसमें से कैसे जो है वो निकलते हैं। अब जैसे ही नामुराद यानी कि मुराद को पता चलता है कि अब्बा मियाँ गुजर गए, तो वो खबीस इंसान जो है अपनी माँ से कहता है कि मिठाई खिलाएं, जो है ना वो महरू का अब्बा जो है वो गुजर गया। अब वो अम्मा जो है वो उससे भी ज़्यादा घटिया औरत है और वो घटिया बात करती हैं। वो कहती है कि सारी ज़िंदगी अकड़ के जो इसने गुजारी, अच्छा है मरदूद मर गया। अब बेचारा अब्बा मियाँ, जब से हमने ये ड्रामा शुरू है, जब से हम जानते हैं अब्बा मियाँ को, अब्बा मियाँ मस्जिद में या घर में चाय पी रहे होते हैं। कभी बेचारे अब्बा मियाँ ने कोई अकड़ने वकड़ने वाली बातें नहीं, बल्कि अब्बा मियाँ ने तो गलत फैसले किए और गलत चीज़ें जो हैं वो की, जिसकी वजह से सारे जो हैं वो भुगत रहे हैं। बेचारा कहाँ अकड़ रहा था, ये अजीब बोंगी बात जो है वो करती हैं। उसके बाद महरो कहती है कि नामुराद से मुराद से कि आते हुए अयाज को भी साथ ले आइएगा, लेकिन वो खबीस, पूरा खबीस है, वो ज़रा भी परवाह नहीं करता और उसको बताता नहीं है कि भैया तुम्हारा जो है वो दादा जो है वो गुज़र गया है, और ख़ुद ही आ जाता है। और वहाँ पर जो है वो मोहतरम हैं महरान, और महरान साहब जो है वो अभी तक जो है इस अजाब में मुब्तला है कि उनको महरू से मोहब्बत है। अब वो बंदी शादी हो गई है, उस बंदी का जो है वो प्रेग्नेंट है अपने, और कम से कम वो ये शो कर रही है तुम सबके सामने कि मैं अपने घर में खुश हूँ, तो उसको जीने दो यार, क्यों उसके पीछे पड़े हुए। बात ये नहीं है कि सिर्फ महरान साहब पीछे पड़े हुए हैं, मुराद साहब भी पीछे पड़े हैं, लेकिन वो पीछे पड़े हुए हैं अब्बा मियाँ की जायदाद के कागजात ढूंढने के लिए। अब सारे घर में दीवानों की तरह जो है वो कभी इधर से इधर जाता है, कभी उधर से इधर जाता है, और वो जायदाद के वो जो कागजात हैं उसको ढूंढ रहे हैं। और जायदाद के कागजात अब्बा जी जो है वो दे गए थे, जैसे आपको पता है इसको महरान को, तो वो जो है वो दीवानों की तरह ये ढूंढ रहा है, उसे समझ नहीं आ रही क्या मतलब क्या किया जाए। और नया शोशा छोड़ती हैं हमारी मोहतरमा मेहरबानो। वो ये कहती हैं कि चची जो उनकी पता नहीं कोई रिश्ते की दूर पार की चची है, कि जिसको नूर बानो, नूर जो है वो एक आंख नहीं बांधती, और उसको पहले ही वो इल्ज़ाम लगा चुकी है नूर और मेहरान दोनों के बारे में। और उसको जाकर मेहरबानो कहती है कि आप जो है इसको अपने घर में रख लो। और वो कहती है, वो बिल्कुल सही बात कहती है, अल्लाह की बंदी, मैं जो उन जवान लड़कियों को अपने घर में रखूं, मैं सारा दिन घर में इसकी निगरानी करती रहूंगी, मैं क्यों करूं, तुम इसे अपने ससुराल साथ क्यों नहीं ले जाना चाहती हो। और मेहरबानो ज़ाहिर है वो चीज़ छुपाने के लिए कि उसकी सौतन है और उसके घर में इज्जत नहीं है, ये वो इस सब के लिए वो जो है वो नहीं चाहती कि नूर जो उसके साथ जाए। लेकिन होगा यही कि नूर जो है साथ जाएगी। हालांकि मुराद ने जो एक बहुत ही शानदार तजवीज़ जो पेश की, उसने कहा कि महरान की शादी नूर से कर देते हैं, इस तरह से नूर की मुसीबत का टंटाई ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि ऐसा नहीं होगा। नूर का तो टांका भिड़ेगा, टांका भिड़ेगा। कितनी फजूल किस्म की जो ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ टर्म, लेकिन इस्तेमाल करते हैं लोग। वो अयाज के साथ और उसकी जो है दोनों कज़न्स की आपस में शादी होगी, और ज़ाहिर है कि बाद में मेहरबानो जो है वो महरान के पास ही आने वाली है। और ये ड्रामा भी वो जो है बहुत ही आप प्रेडिक्टेबल है, आप प्रेडिक्शन कर सकते हो कि आगे जो है वो क्या होने वाला है। लेकिन देखते हैं कि हमारी की भी प्रेडिक्शन जो है वो ठीक रहती है, या फिर जो है ड्रामा जो है वो कहीं और जाता है। इसके साथ ही जो अगला ड्रामा उसकी बात करूँगा वो 5वें नंबर पर लिस्ट में, और वो कौन सा है? जी हाँ, 5वें नंबर पे है दिले मोमिन।
दिल मोमिन जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, फैसल कुरैशी साहब हैं इसमें, वो बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा जो है वो काम किया, लेकिन हर रोल की एक उम्र होती है। अब इतना ज़्यादा उनको मेकअप किया गया है, और यकीन कीजिए उनकी ड्रेसिंग जो है वो 60s के बॉलीवुड के अदाकार राजेश खन्ना थे, उनकी तरह उनको कपड़े भी जो है वो पहनाए जा रहे हैं, और मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही। हमारे यहाँ पुरानी फिल्मों में दिखाया जाता था, जो पुराना हीरो चलता रहता है, जैसे जो है शाहरुख खान चल रहा है या सलमान खान चल रहा है, तो उसको बार बार जो है वो फिल्मों में लिया जाता है, लेकिन पता चलता है कि ये बंदा 20-25 साल का नहीं है, 50-55 साल का, तो उसको इतना ज़्यादा मेकअप किया जाता है कि वो अजीब सा गुड्डा सा जो है वो लगना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसी ही बात जो है वो इस बंदे के साथ भी हो रही है कि फैसल कुरैशी जो है वो स्क्रीन में आपको बहुत अजीब लगता है, इतना ज़्यादा मेकअप उसने हीरोइन से भी ज़्यादा जो है वो मेकअप किया होता है, और आपको बिल्कुल भी उसके वो सारे तासुरात, उसकी सर्जरी जो उसने फेस लिफ्टिंग करवाई है उसकी वजह से उसके सारे ही तासुरात जो है वो ख़त्म हो गए हैं, और एक ही जो है उसके चेहरे पर एक तासुर है, तो वो ये है सॉरी, ऐसे मतलब ऐसे में थोड़ा सा अपनी तरफ से अच्छा और चेहरे पे स्माइल हर वक्त रखने की कोशिश करता है, और बहुत ही बुरा जो है वो बंदा जो है वो लगता है। और उसके बाद अजीबोगरीब किस्म की फिल्मी सिचुएशंस जो हैं वो दिखाई जा रही हैं। सबसे पहले तो माया जो है, अब उसका किरदार अब ये दिखाया गया कि उसका अब्बा जो है, अभी एकदम अचानक पता चला कि 7 साल की सेपरेशन के बाद उसके अब्बा ने उसकी माँ को अभी तो तलाक दे दिया, ठीक है जी, और वो रोना जो है वो रोया जाता है, ठीक है। उसके बाद माया बीबी जो है वो मेरे ख्याल में जो है वो प्रोफेसर में अपने अब्बा की मोहब्बत जो है वो तलाश कर रही है, इस वजह से उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है। हालांकि माया जो है उसकी इतनी उम्र नहीं, वो भी जो है वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट नहीं लगती, चाहे उसके आउटफिट्स, उसके हेयर स्टाइल और सारी चीज़ें जो हैं वो कोशिश की गई हैं कि किसी तरह से जो है वो लगे, लेकिन सबको पता है यार जो यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस में लोग जाते हैं वो किस तरह के होते हैं। ये बंदी जो है ऐसे कपड़े पहन के जाती है जैसे रैंप पे जा रही है, और रैंप पे भी वो बिजनेस वुमन जैसी होती हैं, उनके जो है उसने जो है वो ड्रेसिंग सेंस उसकी है, वैसी उसने चीज़ें जो है वो पहनी हुई होती हैं, और जैसा लगता है किटी पार्टी में जा रही है, किसी पार्टी में जा रही है। उसके जो है ये गले में पहनने वाले हार और ये सारी बड़ी अजीब सी चीज़ें लगती हैं। वो बिल्कुल नहीं लगती कि यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट जो है अगर पढ़ रही है तो अब ये 20-25 साल की होगी, मैक्सिमम 25 साल की होगी, ठीक है। वो तो उसके बावजूद जो है उसकी ड्रेसिंग और सब अजीब जो दिखाया जाता है। हमारे जितने भी शायद ये करैक्टर जो है वो डिज़ाइन करने वाले, उनको पता नहीं है कि किस उम्र में कौन सा कपड़ा जो है वो पहना जाता है। फिर उसके बाद अब सबसे ज़्यादा महंगी और फिल्मी सिचुएशन जो है वो ये दिखाई जाती है कि मोहतरम मोमन जो है वो आशी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, फ़ोन बंद कर दिया, फ़ोन फिर दोबारा से आ गया, फ़ोन बंद कर, इसी चक्कर में वो फ़ोन जो है आता है इसका ये जो माया का, और वो कहता है हाँ हाँ मैं तुम्हारा ही हूँ, मैं तुम्ही से मोहब्बत करता हूँ। और माया जो है उसी वक्त फ़ोन सुन के बंद कर देती है, और मोमन साहब जो है हैरान होते हैं कि मैंने क्या कर दिया। अबे तुमने फ़ोन कर दिया गलती से, तो उसे कहो बीबी, मेरी बहन, मेरी अम्मा, मैंने गलती से आपको ये जो है फ़ोन आपके ऐसे कह दिया क्योंकि फ़ोन किसी और का मैं सुन रहा था। अब वो सारे ज़माने में लुडियाँ डालती फिर रही है, हाँ जी, वो सारे ज़माने में लुडियाँ डालती फिर रही है कि मुझे जो है मेरी मोहब्बत जो है मिल गई, जितना मैं मोहब्बत करती हूँ मोमन से उतनी ही वो मुझसे मोहब्बत करता है। और उस मोहब्बत के गुस्से में गौहर साहब जो हैं, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि उनकी माशाल्लाह सफ़ेद दाढ़ी है जो वो साफ़ नज़र आ रही है, उनको भी कॉलेज स्टूडेंट जो है बनाया गया। लगता है कि हमारे ये गौहर साहब अच्छे, गौहर रशीदी शायद अच्छा अदाकार है, बहुत अच्छा अदाकार है, लेकिन इसको खुद पता होना चाहिए कि यार मैं ये करैक्टर मुझे सूट कर रहा है, अगर आप ये किरदार अदा करने चाहो तो क्लीन शेव करो, आपकी सफ़ेद दाढ़ी आप नज़र ना आए। आप भी 24-25 साल में जो है बाल तो सुना जी कुछ लोगों के हो जाते हैं, सफ़ेद दाढ़ी किसकी सफ़ेद होती है, वो तो 35-40 साल के बाद सफ़ेद होना शुरू होती है, ठीक है जी। उसके बाद वो दीवानावार जो है वो माया को हासिल करना चाहता है, माया दीवानावार जो है मोमन को हासिल करना चाहती है, मोमन दीवानावार आशी को हासिल करना चाहता है, लेकिन आशी दा अब्बा राजी नहीं। हाँ जी, आशी का अब्बा इस वजह से राजी नहीं क्योंकि उसके भाई ने जो है आशी की मोमन की बहन का रिश्ता मांगा था, जिसके लिए मना कर दिया गया। तो ये घरेलू झगड़े अजीब से जो हैं वो क्रिएट किए गए हैं, वो जेन्युइन लगते हैं लेकिन वो बिल्कुल आर्टिफिशियल। जैसे मोमन का किरदार जो है वो जब किसी गरीब बंदे की सिफारिश लेके आता है कि उसका कर्जा जो है वो थोड़ा सा पोस्टपोन कर दें, तो उसका अब्बा जो है उसके सामने जो है वो उसका भांजा है, यानी उसके सामने कहता है मोमन क्या उसका बाप भी आ जाए तो ये कर्जा जो मैं माफ़ नहीं करूँगा।
करूँगा। ये बहुत ही चीप और घटिया लगता है। और अभी तक रिश्ता तय नहीं हुआ, लेकिन आशी और उसकी माँ ऐसे बातें करती हैं जैसे मतलब आशी का जो है मोमन शौहर है, उसका निकाह हुआ है, उसके साथ ऐसी अटखेलियाँ जो है आशी की माँ करती है। और ऐसी आशी भी मोमन पे ऐसे ही हक जताती है जैसे उसके साथ निकाह हो चुका हुआ है। और अब सारा बेड़ा गर्क जो है वो इसी वजह से जो होना है कि शादी से पहले जो कज़न्स में आपस में मोहब्बतें और ये वो दिखाई जाती हैं, और उसके बाद जब शादी नहीं होती तो बड़े जो है ख़ानदान उनका भी बेड़ा गर्क जो है वो होता है। तो ये सारी अजीबो गरीब किस्म की चीज़ें जो हैं वो इस ड्रामे में जो है भरी पड़ी हैं, और ड्रामे की 2 किस्तें जो हैं हमें दिखाई जाती हैं। अब जो है ये दिखाया जा रहा है कि मोमन के घर वाले जो हैं वो आशी का रिश्ता जो है वो ऑफिशियली मांगने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उसका अब्बा जो है वो तो मोमन को और उसके घर वालों को एक आंख जो है वो नहीं भाता, और ना ही वो भाते हैं, ना उनको वो पसंद करता है। तो इस वजह से वो उसकी माँ उसको कहती है अब ये होगा कि खूब उनकी इंसल्ट जो है वो की जाएगी, बजाय इसके कि अल्लाह की बंदी तू अपने शौहर को बहुत पहले बता, अब जब वो आ रहे हैं तो तुम उनको बता रही हो कोई रिश्ता मांगने के लिए आ रहे हैं। उसके बाद एक और अजीब सीन दिखाया जाता है कि मोमन का हर वक्त मोमन तो ये है, मोमन तो वो है, मोमन तो नेक है, सारी चीज़ें करने के चक्कर में दिखाया जाता है कि एक फ़कीर मोमन आइसक्रीम लेने जा रहा है, और फ़कीर औरत और उसका बच्चा जो है वो आइसक्रीम पार्लर के बाहर जो है वो जनरल स्टोर के बाहर बैठे हुए हैं, और वो भूख खाने के लिए कुछ खाते हैं, तो वो उसको आइसक्रीम जो है वो चौक बार जो है वो निकाल के देता है खाने के लिए। अल्लाह के बंदे, उनको रोटी खिला, आइसक्रीम कितनी देर तक वो उनके पेट में रहेगी। तो ये सारी फिल्मी और जियो का ये ड्रामा है, और जियो के बहुत सारे ड्रामाज, बल्कि अक्सर ड्रामाज जो हैं वो मुतासर होते हैं ये स्टार प्लस और जी टीवी के ड्रामा से, उस चीज़ की तरह अजीब सी फिल्मी सी और गैर हकीकी सिचुएशंस जो है दिखाई जाती है। तो इसमें भी वही कुछ जो है वो दिखाया जा रहा है। अगला ड्रामा जिसकी मैं बात करूँगा वो चौथे नंबर पर है, और देखते हैं वो कौन सा है। दोबारा। हाँ जी, दोबारा जो है वो जैसे बहुत ज़्यादा हमें इससे उम्मीदें थी कि इसमें हदीका कियानी साहिबा हैं, और उनका जो है वो रकीब से बहुत अच्छा गया, उनकी एक्टिंग को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, और ऑलमोस्ट मेरा ख़्याल है अवार्ड विनिंग जो है उनकी एक्टिंग थी। और बिलाल जो है वो बहुत ही बेहतरीन अदाकार है, शबीर जान हैं, और दूसरे जो है अंजलि मलिक, ये सारे बहुत ही अच्छे अदाकार हैं। लेकिन मसला आ जाकर होता है स्क्रिप्ट के साथ। हाँ जी, डायरेक्टर भी कोशिश कर रहा है, अदाकार भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्क्रिप्ट जो है नहायत ही भोंडा और घटिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्क्रिप्ट ये चोरी किया हुआ है, इसमें कोई भी नॉवेलिटी नहीं है। बहुत दफ़ा हम ये चीज़ जो है देख चुके हैं। खलीलुर रहमान कमर साहब का बंटी आई लव यू, सबा कमर की बेहतरीन अदाकारी थी उसमें, आबद अली साहब थे माशाल्लाह। तो वो सब सारी चीज़ें देखने के बाद आपको ये बहुत ही आमियाना और सतही अजीब सा ये ड्रामा लगता है, बल्कि बोंगा लगने लग गया। अब ये दिखाया जाता है कि मेहरुनिसा का बेटा जो है उसको ये कहता है कि हमने आपको हमेशा बावकार और अच्छे लिबास में देखा, और अब आप अजीब अटकेलियाँ करती हुई बच्ची बनने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट हर उम्र का एक तकाजा होता है। सबसे अहम जो चीज़ बंदे को जाननी चाहिए कि जो उम्र का हिस्सा गुजर गया वो वापस नहीं आना। हर कोई जो है वो एजिंग के जो है प्रोसेस में से गुजरता है। बूढ़ा होना शानदार चीज़ होती है ज़िंदगी की, क्योंकि आपको समझ आती है, अकल आती है, और आप ऐसे ज़िंदगी के जो अपने तजुर्बात किए होते हैं उनको अब्जॉर्ब करते हैं, और उसके बाद अपनी शख्सियत को निखारने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं वो ये सोचते हैं कि हम बच्चे बनने की कोशिश करेंगे तो उस वजह से शायद जवान लगेंगे, और वो बहुत ही भोंडे और अजीब लगते हैं। और यही कुछ जो है वो मेहरू कर रही है, वो अपना बचपन जीने की कोशिश कर रही है। इससे कुछ भी कोई इख्तलाफ नहीं करता कि उसका बचपन जो है वो ऑलमोस्ट छीन लिया गया, क्योंकि बहुत बड़ी उम्र के बंदे के साथ उसकी शादी होगी। लेकिन अल्लाह की बंदी, अब तू बाल बच्चों वाली, तेरी बच्ची की शादी हो गई है, 50 साल से तेरी ऊपर की उम्र है, तुमने जीना है दिल से जियो। अब मुझे ये समझ नहीं आती कपड़ों से जीने की कोशिश कौन करता है कि मैं ऐसे कपड़े पहनूंगा तो इसका मतलब पता चल रहा है कि मैं जो हूँ वो जवान हूँ, यंग हूँ और जिंदा दिल हूँ। मेहरू जो है वो और बिलाल की आखिरकार मुलाकात जो हो गई, जो कि इस कहानी को आगे जिसने लेके जाना था, वो दोनों जो है वो पार्क में मिलते हैं, जहाँ पर मेहरू जो है वो रनिंग करने के लिए जाती है, और फौरन ही बिलाल साहब की जो है निगाह पड़ती है मेहरू पे। हाँ जी, और उसके बाद रुक कर जो है बिलाल साहब वहाँ पर स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, और साथ में एक ही लह में, एक ही मुलाकात में मेहरू जो है वो सारी बातें जो है वो टेनिस का शौक, और मैं बेवा हूँ, और ये सारी चीज़ें जो है वो बिलाल को वो बता देती हैं।
उसके बाद ये दिखाया जाता है कि बिलाल साहब जिसने घर से कंगन चोरी किए हैं, हाँ जी कंगन चोरी किए हैं ताकि अपना रिश्ता उधर वो करवा सके, और वहाँ पर जो है उसके बाप और उसकी माँ दोनों जो है वो जाते हैं और रिश्ते की बात हो रही होती है। तो उसकी सौतेली माँ को पता चल जाता है कि घर से कंगन चोरी है। वो रिक्शा लेती है और वहाँ पहुँच जाती है और वो बहुत सीन क्रिएट करती है, और वो सीन क्रिएट करती है, अपने कंगन लेती है और वहाँ से बिलाल साहब को ज़लीलो ख़वार करके जो है वो रिश्ते से मना कर दिया जाता है। ये इवन के उसकी जो मंगेतर जिसके साथ मंगनी होने जा रही थी वो भी कहती है कि तुम तो गधे हो, चोर हो। और अब जो है माहिर साहब जो हैं उनकी मुलाकात जो है वो बढ़ेगी महरू की तरफ, क्योंकि दोनों के दिल टूटे हुए हैं। वो क्या था, तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हाँ जी दोनों के दिल टूटे हुए हैं। तो अब दोनों जो है वो करीब आएंगे, पास आएंगे, और फिर जो है ये कहानी उस तरफ शुरू होगी जो कि मेन ड्रामे का प्रोजेक्ट है, जो कि मेन ड्रामे का हिस्सा है, यानी कि दोबारा फिर से ज़िंदगी जो है जी जाए। लेकिन यहाँ पे दोबारा जीने की बजाय वही कुछ हो रहा है जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था महरू के साथ हुआ है, कि वो एक अपनी से बड़ी उम्र के बंदे के साथ उसे ज़िंदगी गुजारनी पड़ी और अपना बचपन खोना पड़ा। तो यही चीज़ जो है वो अब माहिर के साथ करने वाली है कि वो 50-55 साल की है और माहिर जो है 20-24 साल का। तो वो उसको लेगी, अपने पास शादी होगी और उसको वो चाहेगी कि उसमें से अपने पुराने शौहर को ढूंढे। हाँ जी यही होने वाला है, देखते हैं ऐसा होता है या नहीं होता। तो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और हमारी लिस्ट की जो अगला तीसरे नंबर पे, हाँ जी हम कहाँ के सच्चे थे। जी हम कहाँ के सच्चे थे वहीं पे रुका हुआ है, कुछ भी ऐसी चीज़ जो है वो नहीं हो रही, यानी कि ऐसी चीज़ जो आपको चौंका दे और ऐसी चीज़ जो कहानी को आगे जो है वो लेके जाए। सबको पता है कि मिशाल बीबी जो है वो उन्होंने खुदकुशी की है, वो मर गई हैं, और पहले इल्ज़ाम लगा और अब वो उसी प्रोसेस से बार बार चीज़ को गुजारा जा रहा है कि ये जो बीबी हैं महरीन जो है ये सच्ची हैं कि नहीं हैं, ठीक है। और उसका अब्बा को भी पता चल गया है कि उसकी बेटी ने खुदकुशी की थी क्योंकि वो गोलियां खाती थी। और अब शब्बों का सस्पेंस जो है वो क्यों दिखाया जा रहा है, बिल्कुल इसकी बात भी नहीं समझ आती। लेकिन जो चीज़ जिस चीज़ पे जो है वो कंसंट्रेट किया जा रहा है वो ये है महरीन का और असवद का रिश्ता। हाँ जी असवद, अब चले ये दिखाया जाता है कि महरीन साहब जो है वो ख्वाब देख रही हैं, ख्याल देख रही हैं, एल्यूजन्स जो है उसको होती है, वहम होता है कि आ गई हैं, मिशाल आ गई है, असवद आ गया है। तो वो ऐसे डरी सहमी, अब मुझे ये नहीं समझ आती कि वो क्यों अंदर से इतनी खोखली जो है वो हो गई है, ठीक है। शुरू से दिखाया गया था वो महरीन है जो छत पे जो है गाड़ी की छत पे बैठ के यूनिवर्सिटी गई, उसको अंदर जगह नहीं मिली। उसको बहुत स्ट्रांग दिखाया गया कि उसने अपनी नानी की बातें सुनती थी, घर वालों की सबकी बातें सुनती थी, अपने अब्बा के ताने जो हैं उसके नशई होने के, मर जाने के ताने सुनती थी। वो स्ट्रांग लड़की जो है उसको दिखाया गया, बहुत ज़हीन दिखाया गया। अब वो यकदम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कमज़ोर हो गई है, बहुत ज़्यादा जो है वो बिल्कुल जो है ऐसे शैटर्ड जो है वो होगी, बिखर गई है। क्यों, इसकी चीज़ आपको समझ नहीं आती। हाँ ये आप कह सकते हो कि उसकी दुश्मन, उसकी दोस्त मिशाल जो है उसकी मोहब्बत, उसके मरने की ने उसे मुतासर किया, ठीक है। असवद की नफ़रत जो उसका मुतासर किया, ठीक है। लेकिन वो ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा जो है वो अजीब सी हरकतें जो है करने लग गई, और ऐसे ही जैसे वो ख्याल कर रही होती है कि असवद, तो असवद साहब असल में जो है वहाँ पर आ जाते हैं। और उसके बाद असवद की अम्मा वो बोंगा और भोंडा काम करती है कहने के लिए, जो कि आई थिंक दुनिया में सबसे बुरा है। उसे कहती है कि तुम इसके कमरे में शिफ्ट हो जाओ। वो खबीस इंसान जो है उसकी इज्जत तक नहीं करता, उससे मोहब्बत तक नहीं करता, तो उसके कमरे में कैसे शिफ्ट हो जाओ। एक ज़िंदगी का सबसे जो बेहतरीन असूल है, गांठ बांध लेने वाला असूल है, वो ये है कि अच्छा लगने के लिए अच्छा लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ जी, तभी आपको कोई अच्छा लग सकता है जब आपको वो अच्छा लगता हो, यानी कि आपको वो प्यारा लगता हो, आपको उससे मोहब्बत हो। अदरवाइज़ वो बंदा, वो बंदी जो है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छी जो है शख्सियत हो, आपको कभी भी वो बंदा या बंदी अच्छा लग ही नहीं सकता। और यही चीज़ जो है वो असवद के साथ होती है और महरीन के साथ, जो उसकी अम्मा की वजह से होती है। कहती है कि तुम बन सबर के आओ, और यकीन कीजिए जब महरीन बन सवर के आती तो मुझे लगा ये क्या पेस्ट्री बन के आ गया। इतनी गहरी रेड किस्म की, अजीबो किस्म की वो लिपस्टिक जो है माहिरा ने लगाई, और उसके बाद वाइट और रेड जो है वो उसने वो साड़ी पहनी, और वो बिल्कुल जो है वो खूबसूरत नहीं लग रही थी। हालांकि वो देखने में कोई बंदी इतनी बुरी नहीं है, अच्छी खासी अपनी जवानी में जो है वो खूबसूरत रही है। और उसके बाद वो चश्मा उतार के जो है हाथ में पकड़ के आती है ताकि जलवे जो हैं वो दिखाए जाएं। असवद साहब खुश भी होते हैं, लेकिन असवद के अंदर की बेगैरती और जलालत जो है वो इतनी ज़्यादा है
कि वो उस चीज़ पे गलब आ जाती है और वो उसे कहता है कि क्या आप इसको मेरे सामने पेस्ट्री बना के जो है वो ले आई हैं। और उसके बाद अंदर जाकर जो है वो महरीन जो है वो खूब रोती है, सारा मेकअप जो है वो उतारती है। असवद की जो जलालत है वो यहीं पे ख़त्म नहीं हो रही, वो अपने मामू से जाकर कहता है कि मैं आपको लेकर आता हूँ, महरीन जो है वो आपसे माफ़ी मांगेगी। अब महरीन ने कत्ल किया है कि नहीं किया, वाज़े हो रहा है कि नहीं किया, लेकिन ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि महरीन अपनी मोहब्बत, किस चीज़ की मोहब्बत, जो बंदा आपसे मोहब्बत करता ही नहीं, आप दीवानों की तरह उसके सामने टकरे भी मारोगे दीवार पे तो वो मोहब्बत नहीं करेगा। जिसको आपके जज्बात की समझ नहीं आ रही उसको कभी नहीं आएगी। ऐसे बंदे को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना जो आपसे मोहब्बत नहीं करता, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। और महरीन जो है वो यही कर रही है कि असवद के साथ वो मान जाती है, माफ़ी मांगने के लिए वहाँ जाती है और मामू जो है वो बिल्कुल माफ़ नहीं करता। मामू और ममानी का रिएक्शन बिल्कुल नेचुरल है, उनकी बहुत ही बेहतरीन अदाकारी है। वो कहते हैं कि हम इसे कभी माफ़ नहीं करेंगे क्योंकि यही कातिल है। और जब यही बात जो है वो महरीन कहती है असवद से कि तुम भी शामिल हो, अगर मैं मुजरिम हूँ तो तुम भी शामिल हो, तो फिर असवद साहब को लग जाती आग। हाँ जी, क्योंकि इस कत्ल में, इस मरने में सबके सब जो है शामिल है और सबसे ज़्यादा शामिल है असवद की अम्मा, फिर असवद और फिर महरीन कहीं आती है, क्योंकि महरीन पैसिव मोहरा था इसमें, यानी कि जो एक्टिव नहीं रही कुछ भी करने के लिए। सबसे ज़्यादा एक्टिव जो है वो असवद की माँ थी, फिर असवद था कि वो माँ के कहने पर शादी करने के लिए तैयार हो गया महरीन से और उसने मिशाल को जो है वो ठुकरा दिया और उसके बाद महरीन मुजरम है। लेकिन सबसे ज़्यादा सज़ा जो है वो लग रहा है कि वो महरीन को मिलती है। लेकिन रुकिए, और जब ये सारा सीन होता है और वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर उस पर ऑलमोस्ट मारने के लिए चढ़ दौड़ता है असवद और उसके बाद अपने मुंह पे जाकर थप्पड़ मारता है, तो आपको अंदाज़ा होता है कि सबको बराबर सज़ा मिल रही है। सबसे ज़्यादा जो सज़ा मिल रही है वो महरीन और असवद को मिल रही है। और अब यहाँ पर मुझे उस्मान मुख्तार की थोड़ी बहुत अदाकारी जो है अच्छी लगी, लेकिन मसला है इनके माहिरा खान के साथ। माहिरा खान एक जैसी एक्टिंग करती है हर ड्रामे में, हर टेलीफिल्म में, हर जगह पे वो अल्लाह की बंदी एक जैसी अदाकारी करती है, एक जैसा मेकअप है उसका और और हालांकि उसने यहाँ पे चश्मा लगाने के और बाल अजीब किस्म के करने की कोशिश की, लेकिन बिल्कुल कुछ भी आपको जो है वो कन्विंस नहीं करता। अभी तक यही कुछ हुआ है, आगे देखते हैं अगर ये ड्रामा आपको जो है वो, अब तो ये ड्रामा ख़त्म होने के करीब जा रहा है, कहाँ इसने आपको मुतासर करना है। अगला ड्रामा इसकी बात करेंगे वो दूसरे नंबर पे है, और वो कौन सा है? दूसरे नंबर पे है इश्केला। हाँ जी, और थैंक गॉड इस किस्त में जो है वो यमुना ज़ैदी अज़का का किरदार जो अदा करी, उनके सीन बहुत कम थे। बहुत ही इरिटेटिंग अदाकारी जो है वो मोहतरमा जो है इसमें कर रही थी। और ये ड्रामा, ये किस्त इस दफ़ा अच्छी रही सजल अली की खूबसूरती और ख़ूबसूरत अदाकारी की वजह से, और इस वजह से आपको जो है वो मतलब आपको इंटरेस्ट महसूस होता है। अदरवाइज़ इस किस्त में जो कहानी जिस तरह से आगे जो है पेश की गई है वो आपको कन्विंसिंग बिल्कुल भी जो है वो नहीं लगता। जो अज़का जो है वो घर जाके शोर मोर मचाती है कि जो है ये हुआ है वो हुआ है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, तुम अपना बदला लेकर आई थी अल्लाह की बंदी। और फिर भी जाकर अपने भाई को जो है वो बताती है, और उसका भाई जब लड़ने के लिए, बात करने के लिए जाता है अजलान के घर, तो पीछे से दुआएं मांगना शुरू कर देती है, अल्लाह सब खैर करे। अल्लाह की बंदी, अगर तुझे इतनी ही भाई की टेंशन थी तो तुमने उसे वहाँ भेजा क्यों, जबकि तुम अपना बदला ले चुकी थी। ठीक है जी। अब वहाँ पर मुलाजमा जो है सुल्तान को देख के कहती है आप आए हैं, हाँ जो है मालकन आपका इंतज़ार कर रही है अंदर, ठीक है, आप ही का इंतज़ार कर रही हैं। और अंदर जब वो सुल्तान जाता है तो मालकना कहती है अरे तुम इस वक्त खैरियत तो है, सुबह आ जाते। तो लिखने वाले को ये भी नहीं पता और डायरेक्टर को भी नहीं पता कि पिछला सीन जो है वो क्या लिखा गया और अगला सीन जो है वो क्या किया गया। अब वहाँ पर सुल्तान जो है अजलान की बदतमीज़ी और बेहुदगी की बात करता है, और सुल्तान अजलान की अम्मा अजलान के दिल के अच्छा होने और मासूम होने और सब कुछ तारीफ़ें सुनाकर सुल्तान को वहाँ से चलता करती, और सुल्तान साहब आराम से वहाँ से जो है वापस आ जाते हैं। और इधर आकर जो है वो लड़ाई होती है अज़का और उसकी भाभी के दरमियान, और उसके बाद उसकी भाभी नाराज़ होकर जो है वो चली जाती है अपनी खाला के घर। अज़का जो इतनी अजीब लड़की मतलब दिखाई गई है, उसकी भाभी से वो उसकी खाला पूछ रही होती हैं कि ये अज़का कैसी लड़की है, तो कहती नहीं अच्छी लड़की है, दूसरी लड़कियों की तरह बदतमीज़ नहीं है, बड़बोली नहीं है। हालांकि उसके साथ हमेशा ये लड़ती रहती है, लेकिन फिर भी अपनी खाला के सामने उसकी तारीफ़ कर रही होती है। हालांकि इसके बिल्कुल उल्ट है, अज़का बहुत ही बड़बोली और बहुत ही लड़ाका और बदतमीज़ लड़की है, लेकिन वो उसकी तारीफ़ कर रही होती है। और अज़का की ये जहालत का ये हाल है कि उसके बाद जो है वो ये कहती है अपने भाई
से मैं सोच सोच के परेशानी हो रही हूँ, मेरी वजह से जो है वो भाभी जो है वो नाराज़ होकर चली गई और मुझे चैन नहीं आ रहा। यानी यहाँ पे भी उसको अपने भाई के घर के तबाह होने की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, उसको अपनी फिक्र है कि मेरी वजह से जो है वो हो रहा है तो मैं सुकून में आ जाऊँ। शनाया के सीन जो है वो अजलान के साथ दिखाए जाते हैं कि अजलान साहब जो है वो शनाया से मोहब्बत नहीं करते। इनफैक्ट वो बेहुदा, मैं बेहुदा ही कहूँगा कि मौका बे मौका जो है वो शनाया की इंसल्ट करने की कोशिश करता है। इवन कि जब उसके साथ शॉपिंग करने के लिए जा रहा था तो एक वास जो है उसको वो पसंद आता है। अल्लाह के बंदे, जब तुम उसको साथ लेकर आए हो, अगर उसकी ओपिनियन नहीं लेनी तो पूछो ही मत। अगर पूछ रहे हो तो फिर उसको जानबूझ के ये कहता है कि नहीं, मतलब कि मैं ये अपनी पसंद का लूँगा, फिर उसी की पसंद का लेता है और फिर उसको तोड़ भी देता है घर में जाकर अपनी माँ के बर्थडे पे। और फिर उसके बाद वहीं पे बात ख़त्म नहीं होती और वो मोहतरम कहते हैं मुझसे कैसे टूट सकता है, मुझसे कैसे गलती हो सकती है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो ये सोचते हैं कि हम ही अक्ले कुल हैं और हम ही सबसे ज़्यादा बेहतरीन हैं, हमसे तो गलती नहीं हो सकती। वो ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी तबाह करते हैं बल्कि अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग उनके इर्द गिर्द होते हैं, जुड़े हुए लोग होते हैं, उनकी ज़िंदगी का भी सत्यानाश जो है वो करते हैं और उनकी ज़िंदगी के फैसले करने की कोशिश करते हैं। और यही जो है अजलान साहब के दिमाग में ये सोच बैठी हुई है कि मैं जो अक्ले कुल हूँ और मुझसे ज़्यादा बेहतर तो कोई सोच ही नहीं सकता। उसके बाद शनाया बीबी का आ गया रिश्ता। हाँ जी, शनाया का आता है रिश्ता और अजलान साहब से वो जिक्र करती है कि रिश्ता आ गया और वो कहता है फैंटास्टिक। और शनाया बेचारी के दिल पे बिजलियां जो है वो गिरती हैं कि ओ खोतिया, वो मैं तुझे इसलिए बता रही हूँ कि तू मुझे कहे कि भाई मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन वो कह रहा है ठीक है तुम करो शादी, तुम मतलब उसके साथ अच्छा तो है रहोगी। अब ये दिखाया जा रहा है कि अजलान साहब को हर जगह पे हर बात में ज़रूरत है शनाया की, लेकिन वो मोहब्बत को एडमिट नहीं करना चाहते, उसका इतराफ़ नहीं करना चाहते, क्योंकि वो अपने आप को बड़ी आला और तोप चीज़ जो है वो समझता है। ठीक है जी। और यही चीज़ जो है वो अब आगे जो है वो कैरी करेगा ये ड्रामा और लेके जाएगा कि शनाया का अगर रिश्ता होता है तो अजलान साहब जो है वो कैसे पिघलते हैं। यही सब कुछ जो है वो दिखाया गया। मतलब ड्रामा जो है वो कुछ दिलचस्प लगता है, ख़ास तौर पर ड्रामे की डायरेक्शन अच्छी है, जैसे मैंने आपको कहा कि अच्छी अदाकारी कर रहे हैं सवाए यमुना जैदी के, बहुत ही इरिटेटिंग उसकी बीबी की जो है वो अदाकारी है। अगला ड्रामा जो नंबर 1 पे है, हाँ जी नंबर 1 पे है, वो कौन सा है? नंबर 1 पे परिज़ाद। हाँ जी, और परिज़ाद को नंबर 1 पे रखने की वजह यकीन कीजिए, जैसे मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, अहमद अली अकबर है, उसकी अदाकारी है और कहानी का जो है वो फ़्लो है, डायरेक्शन है। कहानी की राइटिंग जो है वो बहुत सारी चीज़ों से मुझे इख्तिलाफ़ है, बहुत सारी अजीब-व-गरीब और गैर हकीकी और फ़िल्मी तर्ज़ की चीज़ें जो हैं वो दिखाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी ये जो है वो अहमद अली अकबर जो है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से निभा रहा है और आपको जो है वो ये ड्रामा अच्छा लगता है। डायरेक्शन भी जो है वो बहुत ऐसे सीन होते हैं जो बहुत ज़्यादा हकीकी आपको लगते हैं और आप जो है मजबूर हो जाते हैं बनिस्बत जो दूसरे फजूल ड्रामाज हैं उनकी निस्बत इसकी तारीफ़ करने में। यहाँ पर अब ये दिखाया गया कि लुबना जो है वो मापारा बन के वापस आ गई हैं। हाँ जी, जो है परिज़ाद जो है वो मीर साहब जो है वो बन चुके हैं और वो पार्टी में उनको बुलाया जाता है और उनको रिझाने के लिए जिस अदाकारा को बुलाया जा रहा था वो थी महापारा, और जैसे ही वो आती है तो वो लुबना होती है, वो एक दूसरे को पहचान लेते हैं। अब लुबना जो है वो परिज़ाद को इस तरह से देखकर बिल्कुल भी शॉक्ड नहीं होती। हाँ जी, और परिज़ाद का नाम जो है वो PZ जो है वो इसलिए रखा गया है क्योंकि शुरू से पता है कि जैसे ही परिज़ाद नाम लिया जाएगा जितने भी लोग जो हैं वापस, सब लोग वापस आ रहे हैं इसकी ज़िंदगी में, अभी नाहिद भी आएगी, तो वो सब लोग आ रहे हैं ताकि उनको जो है वो पहले ना पता चले, तो इसलिए परिज़ाद PZ मीर जो है वो नाम रखा गया। वो शॉक्ड बिल्कुल नहीं लगती और उस अदाकारा के शायद नकली दांत हैं और दांतों में शायद ब्रेसेस कुछ चीज़ है वो जिस वजह से वो बोलती है, तो एक तो उसकी आवाज़ बहुत मर्दाना है, ठीक है, बहुत टिपिकल जो उसकी अजीब सी जो है वो गैर मामूली आवाज़ है, और दूसरा जो है वो जब बोलती है तो ऐसे उसके फेस एक्सप्रेशन, ख़ास तौर पर जो उसका ये मुंह है इसमें से ऐसे लगता है कि जैसे कहीं और से आवाज़ आ रही है, जैसे ऊपर से डब किया हुआ, उसकी आवाज़ लगती नहीं है वो, तो बहुत जो है वो अजीब जो है वो सीन सारा लगता है। लेकिन परिज़ाद जो है वो बड़े अच्छे से उसे मिलता है, खुश होता है, और फिर जिस बंदे ने बुलाया हुआ होता है कि जो रिझाने के चक्कर में ताकि कॉन्ट्रैक्ट मिले, उसको कहता है कि काम हो जाएगा, तुम जो है इसको जो है वो कहती है बीबी कि ये जो है ना, अब वक्त कितना गुजरा गया भाई, 2 साल पहले बताया गया
6 महीने के बाद परिजात जो है वो जेल से वापस आ गया है, और पता नहीं कैसे मतलब वापस आ गया, ये भी समझ नहीं आती कैसे छूट गया था। ठीक है जी, अब लगता है कि जैसे इतना गुजर गया। वो कहती है कि 2 साल से पिछले से जो है वो फिल्में नहीं बन रही, तो इस वजह से मेरे पास काम नहीं, यानी कि 2 साल पहले वो सुपरस्टार बन चुकी थी कैसे। ये नहीं चीज़ें जो हैं, इस चीज़ का बिल्कुल भी ख्याल जो है वो लिखने वाले ने नहीं रखा। और उसके बाद परिजात की एंट्री दिखाई जाती है लुबना के घर में, जहाँ पे उसकी माँ को वो मिलता है और कहता है तेरी वजह से तो बुढ़ी है माई है, तेरी वजह तो जड़ा मैं इतना अमीर ते कामयाब होया क्योंकि तू मैनू चैलेंज किया। तू कैसी कि पैसा ही जड़ा सब कुछ हुंदा है, ते पैसा हासिल करने वास्ते जड़ा मैं सब कुछ किया है, तो मैं जड़ा ना एडा कामयाब आज हो गया। हाँ जी, उसके बाद जो है वो जब उसको पहचान लेती है तो अजीबो गरीब बोंगियाँ सी बातें होती हैं। फिर वो कहता है अपनी बेटी की कदर करो, और परिजात अच्छाई का सबक देकर चले जाते हैं। और अच्छाई का सबक देकर वो कहाँ जाते हैं? अपने आबाई घर। हाँ जी, अब परिजात सबसे पहले ये था, ये सारा बिजनेस परिजात हर बात पे कमाली को जो है उसकी नापसंद है, कमाली की जो उसका सेक्रेटरी है, लेकिन उसको फारग नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। अब ये सारा गैर कानूनी जो है, गैर कानूनी और क्रिमिनल कारोबार था। अब इस क्रिमिनल कारोबार को परिजात संभाल रहा है, उसे कुछ कोई कहता नहीं है। और परिजात क्यों संभाल रहा है ये गैर कानूनी और क्रिमिनल जो है वो बिजनेस? और अब परिजात इतना बड़ा बिजनेसमैन कैसे बन गया? कोई मतलब रेडी वाला को उठाकर अगर आप जो है वो लीवर ब्रदर जो है वो दे दें और कहा जाए कि लीवर ब्रदर जो है वो तुमने रन करनी है, तो क्या वो चला लेगा? ये सारी जो है ना बोंगी बातें जो हैं वो फिल्मी बातें जो हैं वो दिखाई जा रही हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, फ्लो में हो आप देखते हो। परिजात अब वापस अपने भाई घर जाता है, आखिरकार उसे याद आ जाता है कि मेरे भाई बहन भी हैं। वहाँ पे जाता है और उसका भाई उसे देखते ही खुश हो जाता है, कहता है जेल से कब छूटे। और उसके ठाठ बाट देख कर उसको सब ये नहीं पूछता कि भाई ये सब जो है कहाँ से हासिल किया, और उसको ये दिखाया जा रहा है कि बड़े खुश हैं। अब उसकी भाभी भी बड़ी खुश है, हालांकि उसने उसकी वो ठाठ बाट नहीं देखी। दूसरी भाभी भी खुश है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रही हैं कि इसने ये बुरी है, ये बुरी है। और जब पैसा आ गया तो सब उसको उसका जो है वो बनना चाहते हैं। उसकी बहन के बारे में अजीब सी मशकूक सी जो है वो बातें की जाती हैं। अब परिजात अपनी बहन से मिलेगा तो पता चलेगा। और अब नाहिद से भी मुलाकात होगी। हाँ जी, और नाहिद जो है वो ज़ाहिर है उसकी भी ज़िंदगी ख़राब होगी, क्योंकि परिजात से पंगा लेकर किसी की ज़िंदगी ठीक रह नहीं सकती। हाँ जी, और जैसे उसकी बेटियां पैदा हो रही थी, तो अब बताया जाएगा कि बेटियां पैदा होने के जुर्म में उसको जो है वो तलाक दे दी या उसको घर से निकाल दिया, ऐसी कोई चीज़ जो है वो दिखाई जाएगी, जैसे फिल्मी जो है दिखाई जा रही हैं। तो ये जो चीज़ आगे बढ़ेगी, देखेंगे किस तरफ ये जाती है। इसके साथ ही जो मेरा रिव्यू करने का सिलसिला है ये होता है ख़त्म। और मैं आपको वीडियो ख़त्म होने से पहले जैसे हमेशा कहता हूँ, कहूँगा कि प्लीज़ मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो बेल आइकन का बटन है इसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियोस पोस्ट करूँ आपको उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जितने प्यारे और अच्छे अच्छे कमेंट्स आप कर रहे हो, ऐसे ही कमेंट्स जो हैं वो जारी रखिए, करते रहिए, प्यार देते रहिए, और मैं ये जो अपने वीडियोस जो हैं वो आपके लिए बनाता रहूँगा। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।